आज हमारी खास मुलाकात हो रही है पीयूष गोयल से, जिनके पास पावर, कोल और रिन्यूएबल एनर्जी के 3 बड़े मंत्रालय हैं। हालांकि वो हैं तो एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज, लेकिन बहुत ज्यादा काम उनके पास है ऐसे वक्त में जबकि पूरे देश में जब भी पॉलिटिकल बातचीत होती है तो पावर के क्राइसिस पर, संकट पर सबसे ज्यादा बातचीत होती है। पीयूष जी, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो यही होगा कि आज अच्छा है जब 1 महीना पूरा हुआ है तब हम बात कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में सबसे ज्यादा फोकस प्रायोरिटी के तौर पर आपने अपने किस विषय पर दिया? संजय जी, मैं तो एक स्टूडेंट था 1 महीने के लिए। मैं समझ रहा था कि इस क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, इन तीनों मंत्रालय में अभी तक क्या हुआ है, स्टेटस लिया, थोड़ा समझा कि लोग कैसे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो समस्याएं आती गई, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो, उसका समाधान करते रहा जितना संभव रहा स्टेट्स और सेंटर के बीच कोऑपरेशन से। गुजरात गया, गुजरात से बहुत कुछ सीखने को मिला कि क्या मॉडल बन सकता है जो अलग अलग राज्यों के लिए एक बेस बने, जिसके हर राज्य के हिसाब से जिसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। राजस्थान गया जहां समस्या का एक तरीके से एक नया पहलू मिला कि 5 वर्षों में कैसे एक राज्य सरकार अच्छी चलती हुई बिजली घरों को एकदम जमीन के भी नीचे गाड़ सकती है। 50,000 से अधिक करोड़ रुपए का लॉस, 50,000 करोड़ से अधिक का लॉस सिर्फ 5 वर्षों में राजस्थान में हुआ है। उसी तरफ दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ 2-3 मीटिंग हुई जिसमें ध्यान में आया कि एक प्रगतिशील उन्नति की तरफ देखने वाला राज्य और एक मुख्यमंत्री जिसको वास्तव में इच्छा है कुछ करने की, कैसे तेजी से अपने काम को बढ़ा सकता है। तो एक अलग अलग पहलू को देखने का मौका मिला और साथ ही साथ अलग अलग स्टेक होल्डर्स से मिला, बैंकर्स, पावर प्रोड्यूसर्स, ट्रांसमिशन कॉन्ट्रैक्टर्स, हाइडल, सोलर, इन सबको मिलने मिलाने से एक मेरे सामने थोड़ा बहुत चित्र बना है इस पूरे सेक्टर का। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप समझने की कोशिश कर रहे थे एक छात्र के रूप में। आपको अभी और थोड़े वक्त का कंसेशन दिया जा सकता है, लेकिन कंसेशन नहीं भी दिया जा सकता है और उसकी वजह यह है क्योंकि हमारे दर्शकों को ये याद दिला देना चाहिए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, रह चुके हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुके हैं और बीच में बहुत सक्रिय राजनीति के बीच में आप वक्त चुरा करके एंटरप्रेन्योरशिप सीखने के लिए अमेरिका भाग जाया करते थे। इसलिए इस विषय को तो आप ठीक से जानते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि सबसे बड़ी मुसीबत आपके पावर मंत्रालय की जो है, दूसरा मंत्रालय अच्छा है कि एक ही व्यक्ति हैंडल कर रहा है, वो कोल मंत्रालय है। और कोल मंत्रालय की सबसे बड़ी समस्या कोल इंडिया को आप कैसे हैंडल करें इस बारे में है। मान लिया प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, मान लिया कि इसके डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसको रिस्ट्रक्चर करना तो बहुत जरूरी है, वो इसलिए कि ये इफिशियंट हो सके। आप इसको इफिशियंट कैसे बनाने जा रहे हैं? भाई साहब, रिस्ट्रक्चरिंग का कोई वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता है। सही है। आप लोगों की अभी तक की कल्पना है कि रिस्ट्रक्चर मतलब इन 7 सब्सिडरीज को अलग अलग कर दें। अब उसकी गहराई में जब जाते हैं तो ध्यान में आता है कि उसमें से कुछ सब्सिडरीज लॉस मेकिंग है। साथ में ध्यान में आता है कि आज जो लिंकेजेस हैं वो इतनी इरेशनल है कि जब हम उसको रैशनलाइज करने जाएंगे तो हो सकता है एक कंपनी की लिंकेज अगर वेस्टर्न कोलफील्ड से है तो उसको ईस्टर्न कोलफील्ड में ट्रांसफर करना पड़ सकता है, या कोई सिंगरेनी के बदले महानदी से जाएगा या कालिंगा से जाएगा। अलग अलग प्रकार के सिनर्जीज है 7 कंपनीज में, जो जब एक दूसरे के साथ डवटेल करके चलेंगे तो मुझे लगता है पूरे सेक्टर को और उपभोक्ता को, आम आदमी को फायदा दिलाया जा सकता है। इट इज नेवर अ क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप, कौन मालिकियत रखता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। एफिशिएंसी इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम अच्छे तरीके से गुड गवर्नेंस लाएं, उसमें ईमानदारी से काम हो, क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस करें, प्रोडक्टिविटी को इंसेंटिवाइज करें, मुझे लगता है मैनेजमेंट इश्यूज एड्रेस करना ज्यादा जरूरी है, बजाय के बड़े बड़े डायलॉग्स या बड़े बड़े औपचारिक भाषण करना। रिस्ट्रक्चरिंग, रिवाइटलाइजिंग, इस सब से नहीं होगा। आपने बिल्कुल काम तो जमीन पे जो लेबर है उसकी समस्या है समझना। आपने बिल्कुल झरिया में जो आग लगी है उसका क्या करना, मैं उस पर ज्यादा फोकस करना। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैनेजमेंट को दुरुस्त करना जरूरी है, लेकिन एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा यूनियनाइज्ड
और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में कोल इंडिया के सारे कर्मचारी एक प्रकार से उस परिवेश में बंधे हुए हैं, उसको ब्रेक करना मेरा ख्याल आप मानेंगे कि सबसे बड़ी चुनौती है। मैं ब्रेक क्यों करूंगा, मैं उनको साथ में लेके चलूंगा। वही मेरा मतलब है कि आप कैसे उसको ठीक करेंगे। देखिए, ठीक करना एक बात है, मुझे लगता है मैं उनको साथ में लेके उनको अगर स्टेक होल्डर्स बना दो कोल इंडिया के सक्सेस स्टोरी के साथ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी ट्रेड यूनियन, कोई भी कर्मचारी, कोई भी कामगार आज कोई एंटी इंडिया, एंटी बिजनेस नहीं है। मुझे लगता है वो सब चाहते हैं कि उनकी कंपनीज अच्छा काम करे, वो सब चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में उनका भी उद्धार हो, उनके भी समस्याओं का समाधान हो। और मुझे लगता है अगर मैं सबके इंटरेस्ट को बैलेंस करूं तो मुझे उनका भी पूरा सहयोग मिलेगा। अभी तक मुझे उनकी तरफ से किसी प्रकार की कठिनाई नहीं महसूस हुई है जो मैंने अभी तक कदम लिए हैं। बिल्कुल, ऐसे में कोल ऑक्शन को तेजी से अब आप लोग अंजाम दे सकें और एक नई प्रक्रिया के तहत इस काम को कर सकें, उसमें क्या क्या करने जा रहे हैं आप? कोल के खानों का ऑक्शन, जी हाँ, कोल माइंस की ऑक्शन के लिए दो समस्याएं सामने जरूर रखूंगा। एक तो कई कोयलों की खान जो सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है पिछले जो आवंटन हुए थे उस विषय में, उन खानों के ऊपर मैं अभी कुछ एक्शन ले नहीं सकता हूं, तो उस मात्रा में मेरे हाथ थोड़े बंधे हुए हैं। नई खाने हम लोकेट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनका ऑक्शन किया जा सकता है। लेकिन अभी जब मैंने उसका पूरा स्टडी किया तो सामने ये आया कि आवंटन एज इट इज मैं करता हूं तो उसका दाम बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, सरकार की आमदनी बहुत कम रह जाती है। लेकिन अगर इन खानों का लैंड में एक्वायर कर लो, इनके पर्यावरण की परमिशंस ले लो, इनके माइनिंग प्लान अप्रूव करवा दो और एक रेडी टू गो, रेडी टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट अगर ऑक्शन करता हूं तो जनता भी खुश, जो ऑक्शन में बिडर्स हैं उनको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी होगी और जो बैंकर्स हैं उसके ऊपर लोन भी देने में हिचकिचाएंगे नहीं, बैंकेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट विल इंप्रूव। मैं उस दिशा में थोड़े अपने विचार स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं या उसको बनाने की दिशा में चल रहा हूं। जी, तो हम ये कब एक्सपेक्ट करें कि ये जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है दरअसल पावर और कोल क्राइसिस को सॉल्व करने का, उसकी दिशा में कुछ बड़े फैसले अगले कुछ दिनों में अनाउंस होंगे, बजट में अनाउंस होंगे, या दरअसल बजट के बाद अब ये चीजें होंगी? फैसले साथ ही साथ चलते जा रहे हैं। मैं कोई समय सीमाएं नहीं बना रहा हूं कि फैसले लेते जाऊं और एक दिन अनाउंस करूं। उदाहरण के लिए मैंने कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड से दरख्वास्त की है, आखिर इट्स एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, आई कैन ओनली गिव रिक्वेस्ट और आई कैन ओनली शो देम अ वे विच विल बी बेटर फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि कस्टमर को खुश करना, एक कस्टमर इज किंग, महात्मा गांधी जी के उद्देश्य के नारे को स्वीकार करते हुए हमने कस्टमर को परमिट करना चाहिए कि वो क्वालिटी चेक करे, वो देखे कि क्वालिटी जो उसको मिल रही है वो वास्तव में सही मिल रही है। तो उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो क्वालिटी कंट्रोल थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के द्वारा अलाउ करे। मैंने वॉशरीज पे इंसिस्ट किया है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा मात्रा में वॉशरीज लगे जिससे कस्टमर को वॉश्ड कोल मिले और बड़े बड़े डिस्टेंसेस तक ऐश ट्रांसपोर्ट ना हो। क्रस्ट कोल के ऊपर मैंने निर्णय लिया है कि कोल इंडिया जल्द से जल्द दिसंबर तक क्रस्ट कोल दे, जो उनके फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट का एक तरीके से वादा है। तो हम साथ ही साथ जैसे जैसे विषय फ्लैग ऑफ हो रहे हैं उन पे निर्णय ले रहे हैं, कोल इंडिया के साथ चर्चा कर रहे हैं, पावर मिनिस्ट्री और कोल मिनिस्ट्री मिल के काम कर रहे हैं और मुझे लगता है समय सीमा ये बांधे कि हम काम करते रहें और ईमानदारी से काम। ये आपने ठीक कहा, मैं समय सीमा को लेकर के बहुत वो जो एक टिपिकल होता है 1 महीना 100 दिन 1 साल, उस चक्कर में नहीं हूं, लेकिन आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें अभी बताई हैं। उसी के मद्देनजर ये पूछना चाहता हूं कि जिसको कहते हैं ना बड़े पैमाने पर कब से हमको लगता है कि कोयला खदानों का बंटना, उनमें से खुदाई का काम चालू होना और वो कंज्यूमर तक, पावर कंपनियों तक पहुंचना शुरू हो सकेगा? इसको एक मोटा एक टाइम टेबल देना हो तो वो क्या होगा? देखिए, साधारणतः अभी तक का इतिहास जो रहा है उसमें तो 8-10 साल तक कोयले की खानी खुलती नहीं है। बिल्कुल। पिछली सरकार ने वादा किया था पावर फॉर ऑल बाय 2012 जी। अब वो तो वादा कागजी रहा, उसके बाद जो हुआ वो तो आप सभी जानते हो, पब्लिक डोमेन में। जी। हम समझते हैं, जब मैंने अफसरों से बात की
उनका कहना था कि पूरी नीयत से हम अच्छी नीयत से काम करें तो भी सर 4 से 5 साल लगेगा कोयले खान खुलने के लिए। मैं समझता हूं जिस प्रकार का कोऑपरेशन मुझे मेरे पर्यावरण मंत्री से मिला है, माइनिंग मिनिस्टर से मिला है, जिस प्रकार की सीमलेस गवर्नमेंट आज चल रही है, जब हम फोन उठा के एक दूसरे से बात करके चीजें सॉर्ट आउट करते हैं, मुझे विश्वास है कि 2.5 से 3 साल से हम ये खानों को खोलने का अगर लक्ष्य रखें तो मुझे लगता है रैपिडली कोल प्रोडक्शन इस देश में बढ़ना 2.5-3 साल से शुरू हो। बिल्कुल, एज कोयला मंत्री जो 2.5-3 साल का एक रियलिस्टिक टाइमलाइन आप देख रहे हैं, जब आप पावर मंत्रालय के अफसरों से और पावर प्रोड्यूसर से जो अभी आपसे मिलकर गए थे बात करते होंगे, तो ये बेचैनी होती होगी कि इतनी सारी कैपेसिटी पड़ी है, या तो वो अंडर यूटिलाइज्ड है या वो प्रोजेक्ट हैं जो कमीशन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि फ्यूल लिंकेजेस नहीं है। तो फ्यूल लिंकेजेस का जो दोनों हिस्सा है, कोल का और गैस का, वो आपको बेचैन करता होगा। कल ही एक फैसला आ गया कि 3 महीने इसको और टाला जाएगा गैस की प्राइसिंग पर, सरकार फाइनल फैसला क्या करे। तो अगर पावर प्रोजेक्ट को जल्दी से चलाना हो, क्योंकि कैपेसिटी बनी हुई है, सिर्फ कमीशन मतलब प्रोडक्शन शुरू होना है उसमें, इन कंपनियों को, इन प्रोजेक्ट्स को आप कब तक चालू करा पाएंगे? मेरे ख्याल से इन प्रोजेक्ट्स को जैसे जैसे वो तैयार होते हैं, साथ ही साथ कुछ मात्रा में चालू कर पाए, उनको कुछ फ्यूल दे पाए, ये मैंने एक जिम्मेदारी और एक ठेका ले रखा है। अच्छा। मैंने चर्चा में पाया कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लग गए हैं जिनको फ्यूल लिंकेज नहीं है, या अगर कोयले की खान अलॉट हुई थी वो सब जुडिस कोर्ट में होने के कारण खुल नहीं पाई है, उसको टेपरिंग लिंकेज की आवश्यकता है। और मेरा मानना ऐसा है कि गलती चाहे किसी की भी हो, वो सरकार की रही हो, वो पर्यावरण मंत्रालय की रही हो, कोयले मंत्रालय की रही हो, इन्वेस्टर या बिजनेसमैन की रही हो, लैंड एक्विजिशन की रही हो, स्टेट गवर्नमेंट की रही हो, आज मैं ब्लेम गेम में नहीं जा रहा हूं। मैं समझता हूं जो एक फैक्ट्री, जो एक पावर जनरेटिंग स्टेशन खड़ा हुआ है, किसी का भी हो, गवर्नमेंट का हो, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये एक नेशनल एसेट है। मैं उसको उस रूप में देखता हूं और मेरा एक पूरी जोर लगा के कोशिश रहेगी कि कैसे इन सबको जल्द से जल्द कुछ मात्रा में फ्यूल मिले, प्रोडक्शनाइज हो और जल्द से जल्द वो अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी तक पहुंचे। ये केस है कि घाटे में चल रही है कंपनियां, उनको बड़ी मुश्किल हो रही है, और एक स्ट्रांग आर्गुमेंट है कि बिजली की दरें यहां से और बढ़ सकती हैं। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? मुझे लगता है कि बिजली की दरें बढ़ाना आज इतना बड़ा अहम मुद्दा नहीं है जितना जनता की सेवा करना है। अगर जनता को ईमानदारी से 24 घंटे बिजली मिले, अनइंटरप्टेड मिले, उसके आउटेजेस और लोड शेडिंग ना हो, अच्छी क्वालिटी हो, रिलायबिलिटी हो, तब हम जनता के पास जा सकते हैं कि अगर कोई कमी रह गई हो फिर भी उनके दाम में और उत्पादक की कॉस्ट में। पर आज समस्या ऐसी है कि एक तरफ तो बिजली की खुलेआम चोरी हो रही है जी, एक तरफ कोयले की खानें खुल नहीं रही है, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप हैं, एक तरफ कंपनियों ने प्लांट्स लगा लिए बड़े बड़े जनरेशन के, लेकिन वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लगी नहीं है। मुझे लगता है जनता चाहती है कि आप पहले परफॉर्म करो, आप हमें अपनी ईमानदारी का नमूना दिखाओ, फिर हमसे बात करो अगर किराया बढ़ाना भी पड़े तो। और गुजरात का उदाहरण देखें तो जब सरकार ने ईमानदारी बरती, जब सरकार ने चोरी रोकी, जब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करके गांव-गांव, घर-घर तक 24 घंटे बिजली देना शुरू किया जी, तो वास्तव में बिना बिजली के दर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाए जी, एक कंपनियां जो 2,500 करोड़ का लॉस करती थी वो आज 500 करोड़ का प्रॉफिट करती हैं। और गत 12 वर्षों में सबसे कम अगर वृद्धि हुई है बिजली के दर में तो गुजरात में हुई। बिल्कुल। तो इस लर्निंग को लेकर के अभी जो एकदम इमीडिएट काम है, जिसके बारे में आपने पहले बताया भी है कि किस तरीके से राज्य सरकारों को अपने राज्य बिजली बोर्डों को दुरुस्त करने के लिए कन्विंस करना होगा, तैयार करना होगा। फॉर्मूला सबको बिल्कुल पता है। तो और पता है कि ज़्यादा बड़ी समस्या जिनको हम कहेंगे कि डार्क इलाके जो हैं वो नॉर्थ के और ईस्ट के ज़्यादा हैं। प्रायोरिटी के तौर पर किन राज्य सरकारों के साथ आपको लगता है कि बहुत तेज़ी से आप काम करने वाले हैं? भाई साहब, मेरी इच्छा है कि देश के 125 नागरिकों का मैं समाधान करूं, उनको बिजली पहुंचाऊं। देश का हर राज्य मेरे लिए अहम रखता है।
ये कोई राजनीतिकरण में बिजली और कोयले के क्षेत्र में लाना नहीं चाहता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं राज्य सरकारों को कि वो हमारे साथ आएं, बैठें, समस्याएं बताएं और खुले दिल से हम दोनों एक दूसरे की बातें समझें, सुने और समाधान की तरफ मिलजुल के काम करें। मैं जनता से भी अपील करूंगा कि चोरी, चाहे वो कोयले की चोरी हो, चाहे वो बिजली की चोरी हो, इस सब में जनता हमारा सहयोग करे। आज उदाहरण के रूप में एक खान है जहां पे जनता ट्रांसपोर्ट नहीं करने दे रही है रेक्स को। अब 7-8 मिलियन टन, 10 मिलियन टन कोयला अधिक जाएगा तो 2-2.5 हजार मेगावाट अधिक प्रोड्यूस होगा जी। लेकिन वो जनता के हाथ में है कि वहां का प्रतिनिधि, जनता के लोग वो कोयले को ट्रांसपोर्ट करने में हमारी मदद करें। तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उपक्रम, सरकारी उपक्रम, मीडिया और जनता, हम सब मिलके अगर करेंगे और साथ में हमें अगर कोर्टों का भी एक तरीके से सहयोग मिले तो मुझे लगता है आने वाले दिन में बहुत जल्दी देश में 24/7 बिजली हम देश में हर नागरिक तक पहुंचा पाए। बिल्कुल। एक दूसरा मुद्दा है कि इन्वेस्टमेंट के साइकिल को कैसे बढ़ाया जाए, और पहले की जो लीगेसी की प्रॉब्लम है, जो फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम है, वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन अब जो नया पैसा और नया टेक्नोलॉजी दोनों चाहिए। आपको लगता है कि इसमें सारे ऑप्शंस आप लोग जो एक्सप्लोर कर रहे हैं उसमें कुछ प्रायोरिटी में आप करने जाएंगे तो वो क्या होंगे, वो बताएं। और मुझे लगता है कि एफडीआई भी इसमें आपको लाने पर जरूर विचार आप कर ही रहे होंगे। एफडीआई तो आज भी अलाउड है, एफडीआई पे कोई रोक नहीं है इस सेक्टर में। मेरे ख्याल से विदेशी निवेशकों को ज्यादा जो समस्या रही वो रही थी विश्वसनीयता की। उनको विश्वास नहीं था कि जिस कंपनी में या जिस सेक्टर में हम लगा रहे हैं उसमें कल खुला को कोई तकलीफ तो नहीं आएगी जी। क्या जो सिस्टम से सेक्टर चला है वो ईमानदार है। उनको ये विश्वास नहीं था कि अगर बिजली उत्पादन होगा तो उसको फ्यूल मिलेगा, उस उत्पादन को इवैक्यूएट कर सकेंगे कंज्यूमर तक, कंज्यूमर चोरी करेगा या बिजली के बिल का भुगतान करेगा। मेरी एक प्राथमिकता यह है कि निवेशकों को भी मैं कॉन्फिडेंस दिलाऊं, निवेशकों को भी मेरी ईमानदारी पे और मेरे पूरे सिस्टम की ईमानदारी में दिखे कैसे इस सिस्टम को हम ठीक करने में लगे हैं। जो हम टारगेट सेट कर रहे हैं, जो हम पॉलिसी फ्रेमवर्क बना रहे हैं, वो वास्तव में डुएबल हो, क्रेडिबल हो और उस विश्वसनीयता को मैं क्रिएट करूं जिसमें नया पैसा आए, नया फाइनेंसिंग हो और नए प्रोजेक्ट्स तेजी से मैं किक स्टार्ट कर सकूं। बिल्कुल। एक सवाल और है जो कि सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में है। आमतौर पर इसके जो मंत्री होते थे या ब्यूरोक्रेट होते थे वो कहते थे कि रिहेबिलिटेशन सेंटर या रिटायरमेंट वाले लोगों के लिए होता है। आप जैसे एनर्जेटिक मंत्री को ये विभाग दिया गया है तो जाहिर है कि इसके पीछे कोई एक बड़ा इरादा, बड़ा प्लान है। क्या है वो बताइए। श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार सोलर मिशन की बात की है, कई बार उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है कि विंड एनर्जी में इतना बड़ा पोटेंशियल है। देश की एनर्जी सिक्योरिटी अगर हमें क्रिएट करनी है तो रिन्यूएबल एनर्जी से ज्यादा अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता है। आज विश्व में कई देश हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 30%, 35% तक पहुंच गए हैं। मुझे लगता है हमारा देश भी रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत बड़े कदम ले सकता है। अब हम चर्चा में हैं अपने डिपार्टमेंट्स के थ्रू, फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, विश्व के अलग अलग स्टेक होल्डर्स से चर्चा में हैं कैसे इन सेक्टर्स को तेजी से लेके आगे लेके। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी इच्छा है इसको बढ़ाने की, राज्यों के लेवल पर तो कुछ पॉलिसी है, राष्ट्रीय लेवल पर इस क्षेत्र में कोई पॉलिसी या कोई एक्ट नहीं है कि इस फ्रेमवर्क के तहत काम करना है। वो भी आप बनाने जा रहे हैं? ये एक अच्छा आइडिया आपने फ्लैग ऑफ किया है। वास्तव में मुझे अभी तक फ्लैग ऑफ हुआ नहीं था। लेट मी एग्जामिन दिस मैटर के, क्योंकि ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, होगा तो स्टेट लेवल पे ही, पर हम राष्ट्र के स्तर पे भी कुछ एक फ्रेमवर्क बनाएं टू डेवलप दिस सोलर पावर जनरेटिंग कैपेसिटी। उसके बारे में भी मैं विचार करूंगा। पर उसके बावजूद कई ऐसे प्रयोग हैं, कई ऐसे कार्यक्रम ऑलरेडी एमएनआरई मिनिस्ट्री के द्वारा चल रहे हैं टू एनकरेज सोलर पावर जनरेशन। पर इन अ वाइडर एंड अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क
शायद हमने इस पे कम विचार किया। आई विल सर्टेनली लुक एट दिस। बिल्कुल, मैंने सुना ये है और आप कह सकते हैं, मैंने सुना ये है और आप कह सकते हैं कि थोड़ी मैं यहाँ पर आखिरी सवाल में शरारत कर रहा हूँ आपके साथ, वो ये कि शायद सोलर एनर्जी के कामकाज को पूरे देश में बड़े पैमाने पर एक मिशन के तौर पर बढ़ाने पर आप लोग एक खाका बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उससे आपको लगता है कि गाँवों में जन समर्थन के रूप में बीजेपी के कैडर को बनाने के रूप में एक बड़ी मदद मिल सकती है। संजय जी, हर एक चीज को राजनीति से क्यों जोड़ते हो? हम आखिर कुछ काम कर रहे हैं तो जनता के हित में कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा काम है। बीजेपी केडर और ये सब कहाँ बीच में आता है? हमारी इच्छा है कि सोलर एनर्जी बढ़े इस देश में। अब सोलर के कई अलग पहलू है, जैसे ऑफ ग्रिड सोल्यूशन। अब ट्राइबल इलाकों में दूर दराज को ग्रिड के माध्यम से वायरिंग करके इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना कई बार इकोनॉमिकली कंप्लीटली अनफीजेबल होता है। बिल्कुल। तो ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस को भी हम देख रहे हैं। आजकल स्टोरेज बड़ी सस्ती हो गई है, हम देख रहे हैं कैसे स्टोरेज का इस्तेमाल करके हम ऑफ ग्रिड प्लस स्टोरेज सॉल्यूशन से दूर दूर के इलाकों को भी। तो हम उम्मीद करें कि आपने जरूर वकालत की है और इस बजट में हम लोगों को इसके इंपोर्ट को, इसके लिए जो जरूरी चीजों का इंपोर्ट करना है उस पर कुछ सुनने को मिलेगा। जल्द से जल्द अच्छी खबरें आप सुनेंगे। बिल्कुल। पीयूष जी, इस बातचीत के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और आपके हाथ में जो बहुत बड़ा काम है इसको आप ऊर्जावान ढंग से कर पाएं, इसके लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय।